नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, हमारी जो क्लासेस चलाई जा रही है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में, और जिसमें कि हम लगभग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न हैं। और ये प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न, जितने भी आपको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न जो है कि भाई सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पूछे भी जा रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां आपने देखा होगा या आपने प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपको भाई प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी तीसरी क्लास में, और जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। और भाई आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल बैच है, ये आपका स्पेशल बैच है आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है सामने। जल्दी से जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर दें। प्रश्न है आपका भाई, निम्नलिखित में से किस शहर में विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास कॉलेज की स्थापना की गई है। मतलब कहने का मतलब है भाई की जाएगी, स्थापना की जाएगी। भारत के किस राज्य के किस शहर में पहले पुनर्वास कॉलेज यानी विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो भाई इसका राइट उत्तर जो होगा आपका वो है ऑप्शन डी, कटक। इसका राइट आंसर क्या है भाई? कटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कटक जो है कि हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां है ये आपका? ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, और जिसमें कि भाई केंद्र और राज्य सरकार, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है, इन दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त योजना के आधार पर इस कॉलेज का निर्माण करवाया है या किया जाएगा, जो कि आपके कटक में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? कटक में स्थापित किया जाएगा। और ये प्रश्न भाई इस तरीके से पूछ सकता है कि भाई केंद्र व राज्य के द्वारा किस कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। तो भाई विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि केंद्र व राज्य की संयुक्त परियोजना है। कैसी योजना है? संयुक्त योजना है। तो ये आपका भाई पहला प्रश्न है, और ये हमारा पहला प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। और आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 यानी अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, और जल्दी से आप इसका जवाब दें भाई, इसका उत्तर क्या होगा? कि भाई भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी? भाई ऑप्शन है आपका बौद्ध गया, मुंबई, मुंगेर, कोलकाता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका उत्तर आपको देना है, और केवल 5 सेकंड का समय है आपके पास। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बेटा। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो है ऑप्शन सी, और जिसमें कि हम बात कर रहे हैं आपके मुंगेर के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन सी, मुंगेर में आपका पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और जिसकी स्थापना भाई बिहार में कहां की जा रही है? बिहार में। बिहार के अंदर एक स्थान है आपका मुंगेर, डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार का मुंगेर, और जहां पर इसकी स्थापना जो है कि भाई हमारे स्वामी श्री सत्यानंद के द्वारा, स्वामी श्री सत्यानंद इस व्यक्ति के द्वारा जो है कि भाई मुंगेर में योग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा होगा। तो ये भाई किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? आपके स्वामी श्री सत्यानंद के द्वारा इस योग विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। अगर यहां पर संपूर्ण नाम पूछे, यहां आप इसके नाम भाई सरस्वती और लगा लीजिए। पूरा नाम जो है कि स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती है। तो इसके द्वारा जो है कि भाई इस व्यक्ति के माध्यम से भारत में पहला
योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और वो कहाँ किया जाएगा? मुंगेर में किया जाएगा। समझ में आगे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे अपनी बात करते हैं। और इस क्लास का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। आप हेलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है भाई, तीसरा प्रश्न है और जो आपकी स्क्रीन पर है। और तीसरा प्रश्न है भाई आपका, केरल का कोटकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? यानी जो हमारा केरल है तो वहां पर आपका जो कोटकल चिकित्सा है किस पद्धति के लिए जाना जाता है ये आपका। और ये इसमें भाई 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और जिसमें कि पहला ऑप्शन योग है, योग के लिए या यूनानियों के लिए या हमारा आयुर्वेद के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भैया आपका ऑप्शन सी, और जिसमें कि हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। किसकी बात की जा रही है? आयुर्वेद की बात की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर जो है कि ऑप्शन सी है, आयुर्वेद के लिए फेमस है आपका कोटकल चिकित्सा। और अगर इसमें हम कुछ अंदर तक जाने की बात करते हैं तो भाई 1902 ईस्वी के दौरान 1902 के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं 1902 में, तो 1902 ईस्वी के दौरान आपका एक व्यक्ति था और वो आप थे भाई वैद्य रत्नम PR वारियर। तो भाई इस व्यक्ति के द्वारा केरल के अंदर कोटकल नामक एक निर्माण किया गया और जिसमें कि भाई आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाया गया और जिसके साथ साथ यहां पर आयुर्वेदिक वेधशाला केंद्र का निर्माण किया गया। आयुर्वेद वेधशाला केंद्र का निर्माण किया गया। किसने किया भाई? वैद्य रत्नम PR वारियर के द्वारा इस केंद्र का निर्माण किया और जो कि किसके लिए फेमस है? आपके आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है ये आपका। तो ये आपका भाई तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4। और भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका और ये लगभग आपके भाई कम से कम RRB के द्वारा ही अनेक मुख्यालय और अनेक जोनों ने इस प्रश्न को पूछा है। जैसे कि अगर हम भोपाल की बात करें, रांची की बात करें, झारखंड की बात करें या हम यहाँ पर आपके महेंद्र घाट की बात करें, तो भाई सभी क्षेत्रों से जो है कि इस रेलवे ने जो है कि ये प्रश्न पूछा है कि भाई इको मार्ग का संबंध किससे है। जो हमारा इको मार्ग है किससे संबंधित है? कहने का मतलब है जो भाई प्रश्न है इको मार्ग किससे संबंधित है। और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित है, सोना उत्पादन से संबंधित है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो इसका ऑप्शन जो जाता है वो भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तो ये आपका भाई पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन ए पर्यावरण से संबंधित है। भाई पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित है? जो हमारा इको मार्क है यह एक साइन होता है, इको मार्क, जो कि पर्यावरणिक वस्तुओं की जो अहानिकारक प्रमाणित होते हैं उनको दर्शाता है कि भाई यह जो है कि हमारे एनवायरमेंट के अनुकूल, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है उसके अनुकूल जो है कि हानिकारक नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को दर्शाने का या उन्हें प्रमाणित करने का मार्क्स है जो कि आपका इको मार्क क्षेत्रों पर या उन वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो यह है आपका इको मार्क जो कि किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। तो ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कि भाई जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? यानी जापान का जो झंडा है, इस जापान के झंडे के अंदर कौन सा चिन्ह होता है? तो यहां पर आपको जो है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लाल चक्र, लाल क्रॉस, हरी पत्ती, फूजी पर्वत। और इसका जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, लाल चक्र। और ये लाल चक्र जो है कि
भारत में सॉरी जापान की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई जापान का जो देश है उसका एक फ्लैग है, तो उस फ्लैग के अंदर जो हमारे बीच वाला हिस्सा है, तो इस बीच वाले जो चक्र है, इस चक्र को हम कहते हैं लाल चक्र, और जिसका मतलब होता है भाई उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश। यानी कि इस लाल चक्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उगते हुए सूरज का देश। तो जापान के इस लाल चक्र साइन का जो अर्थ है उगते हुए सूरज का देश है। और जापान के झंडे का जो नाम है, अगर हम जापान के झंडे की बात करते हैं तो भाई जापान का जो झंडा है इसे जो है कि हम होनोमारू, क्या कहते हैं भाई, होनोमारू। यानी इस झंडे का नाम अगर हम बात करते हैं तो भाई इसे होनोमारू कहा जाता है, होनोमारू कहा जाता है, या हम इसे निसमैकिया के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग निसमैकिया के नाम से भी जानते हैं भाई। तो भाई निसमैकिया और होनोमारू ये दोनों जो है कि जापान के झंडे का नाम है। और लाल चक्र जो है कि भाई क्या है, ये इसका साइन है जो बिल्कुल बीच में होता है, और ये उगते सूर्य का देश जो है कि इसका अर्थ होता है। तो समझ में आ गया होगा भाई आप सभी के। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करते हैं आपके सामने, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आरआरबी कोलकाता 2006 जीजी के एग्जाम में पूछा गया, एएसएम में पूछा गया 2009 में, और साथ ही साथ में ये आपके रांची एएसएम और टीसी इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भाई इकेबाना क्या है, इकेबाना क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको भाई जापानी चित्रकला है, ऑप्शन ए जापानी चित्रकला है, ऑप्शन बी जापानी परिधान है, ऑप्शन सी जापानी पुष्प सज्जा है, या जापान का कोई एक पर्वत है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इकेबाना जो है कि भाई जापानी पुष्प सज्जा है, यानी कि ये यहाँ पर सजावट के यूज में किया जाता है, जिसके हम नाम देते हैं भाई इबेकाना। इकेबाना जो है कि इसे नाम दिया जाता है, इकेबाना जो है कि हम इसे नाम देते हैं, और इसे जो है कि भाई कादो भी कहा जाता है, यानी इस सजावट को जापान के अंदर कादो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कादो कहा जाता है। जापान के अंदर इस सजावट को हम कादो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, और भाई बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप सभी का, और भाई इसका यूज आप सभी लोग करते होंगे। जहां तक मेरा मानना है आप सभी ने इसका नाम भी सुना होगा और इसका यूज भी आप अपनी लाइफ में करते होंगे कि भाई ओरल बी क्या है। भाई प्रश्न सुना हुआ है, ओरल बी क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओरल बी क्या है, ऑप्शन है आपके कार मॉडल है, वस्त्र मॉडल है, मोबाइल हैंडसेट है, या टूथ ब्रश है। तो भाई तुरंत आंसर समझ में आ गया भाई, ऑप्शन डी क्या है, ये आपका टूथ ब्रश है ओरल बी। टीवी पर आप ऐड देखते होंगे ओरल बी का, डेंटिस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, जब दांतों में कैविटी वगैरह होती है तो उसका ऐड आता है, और जिसमें कि आप बताते भाई ओरल बी फ्लेक्सिबल। तो ये सारी चीजें जो है कि आपके किसके काम आता है भाई, टूथ ब्रश है आपका। जो ओरल बी है एक टूथ ब्रश कंपनी है, और इसकी बात हम बात करते हैं भाई, इसका जो उत्पादन करता है, बनाने का जो काम करता है, मैन्युफैक्चर जो किया जाता है, वो आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी द्वारा इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसे बनाने का जो काम करती है भाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है भाई, टूथ ब्रश है ओरल बी, और इसका यूज भाई आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है कि इस कंपनी के द्वारा इसे बनाया जाता है, गैम्बल कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस टूथ ब्रश का जो मॉडल तैयार किया है वो किसने तैयार किया है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा इस टूथ ब्रश को बनाने का काम किया गया है। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं भाई ओरल बी, जो टूथ ब्रश है या ओरल बी नामक कोई कंपनी थी, तो इसकी स्थापना सबसे पहले वर्ष 1950 में कैलिफोर्निया के अंदर की जाती है। कब की गई भाई, 1950 कैलिफोर्निया में।
कहाँ की गई? कैलिफोर्निया में की जाती है, और जिसका एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे हमारे रॉबर्ट हडसन। कौन है? रॉबर्ट हडसन। तो भाई रॉबर्ट हडसन नामक व्यक्ति था जिसने 1950 ईस्वी को कैलिफोर्निया के अंदर ओरल बी कंपनी की शुरुआत की, और प्रेजेंट टाइम में इसे कौन बनाता है भाई? आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के द्वारा ओरल बी टूथब्रश बनाने का काम किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां हमारा खत्म होता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ध्यान रखिएगा एक चीज, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे पूरी तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। यानी इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और आपकी प्रत्येक परीक्षा है, कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे तो जब तक आपका परीक्षा होगी लगभग हम जो है कि भाई कम से कम 10,000 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। जब तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम आएगा तब तक हम यहाँ पर 10,000 से अधिक प्रश्न लगा चुके होंगे आपके सभी विषयों के ऊपर, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कोई भी विषय रहा हो। 10,000 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, और 10,000 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो भाई कितना हो गया? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो कहां तक भाई एग्जामिनर कितना याद कर सकता है? भाई एग्जामिनर कितना सोच सकता है? तो हमें एग्जामिनर से भी ऊपर सोचना है। ठीक है भाई, बस बने रहिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे होंगे आप, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। भाई कारगिल नाम काफी प्रसिद्ध है, यह है क्या है? कारगिल जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और ये क्या है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए भाई। देखिए डाउट, इस प्रश्न पर बहुत सी शंकाएं होंगी आपके मन में, जो बहुत से डाउट होंगे, क्योंकि ये कारगिल के नाम से यहां पर एक क्वेश्चन आया है। कारगिल जो है कि भाई अनेक चीजों पर डिपेंड करता है, चाहे हम कारगिल किसी जिले की बात करें, या कारगिल किसी हम हिल की बात करें, या फिर हम किसी और चीज की बात करते हैं। तो कारगिल यहां पर क्या है, हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि भाई कारगिल क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भाई ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि आपकी एक झील है। क्या है भाई? झील है ये आपकी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? झील लगाएंगे। और ये आपके तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में एक जगह है आपकी करीमनगर। तेलंगाना स्टेट में आपकी एक जगह पड़ती है करीमनगर। तो ये करीमनगर में स्थित झील है भाई। तेलंगाना में करीमनगर नामक एक स्थान है, और जहां पर ये झील स्थित है, और जिसे हम कारगिल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया भाई? कारगिल के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2006 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2006 में एक घटना घटित हुई थी आपके इसी तेलंगाना के करीमनगर में। वर्ष 2006 में एक घटना घटित हुई थी करीमनगर में, और वो घटना क्या थी भाई? किसी को याद है? हाँ भाई, अगर किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या हुआ था भाई इस समय पर। भाई पावर लुमू एक जुलाहा नामक एक महिला थी, और जिसका नाम था भाई रामुलू। क्या नाम था उसका? रामुलू। तो जिसने इस झील में कूदकर आत्महत्या कर ली थी भाई वर्ष 2006 के अंदर। कब किया ये? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में पावर लमू नामक जुलाहा नामक एक व्यक्ति थी, और जिसका भाई रामुलू, क्या नाम था उसका? रामुलू, जिसने इस झील में कूदकर जान दे दी थी। और एक कारगिल की बात करते हैं तो जो कि कारगिल जो कि भाई जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो यहां पर नहीं पूछा गया है। यहां हमने जम्मू कश्मीर का जो है कि डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, तो उसके बारे में हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और यहां जैसे कि हम बात करते हैं कारगिल हिल, पाकिस्तान पीओके के पास था, भारत के अंडर में है, अब प्रेजेंट टाइम में भारत के अंडर में है। तो ये भी एक हिल का नाम है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे थे? झील के बारे में बात की है हमने। किसके बारे में बात की है? झील के बारे में बात की है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए भाई, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो भाई। बहुत सिंपल प्रश्न है और आसानी से आप इसका जवाब दोगे। और प्रश्न क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा इस क्वेश्चन नंबर 9 को। ये क्या कहता है कि भाई अपनी
मूल हस्तलिपि के रूप में, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में पुस्तक को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब क्या है कि भाई अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो भाई सिंपल सा उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पांडुलिपि। इसे हम क्या कहेंगे? पांडुलिपि जो है कि इसे कहा जाता है। मतलब अपने हाथों से जो पुस्तक लिखी गई हो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहेंगे? पांडुलिपि, यानी कि हस्तलिखित मसौदे को तैयार करने को ही हम पांडुलिपि कहते हैं। मसौदे को तैयार करना ही पांडुलिपि कहा जाता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ हम अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यानी प्रश्न संख्या 10 है। और जो आपको दिख रहा होगा भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, और क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10? विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन, कहने का मतलब क्या है कि भाई विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर, किस स्तर पर? सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? भाई सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश जो है कि कौन सा है? तो भाई अपना ही देश है। ऑप्शन यहां पर अगर हम ऑप्शन लगाते हैं तो भाई ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए, भारत, जिसे 1952 में, जिसने 1952 के तहत परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया। जो हमारी परिवार नियोजन व्यवस्था है, तो भाई इस परिवार नियोजन को जो है कि सरकारी स्तर पर अपनाने का काम किया है। और वो किसने किया है? सबसे पहले भारत ने किया है भाई। सबसे पहले किस देश ने किया है? भारत ने किया है। किसने किया है? भारत देश ने किया है। समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई, स्टार्ट करेंगे। और ये आपका भाई 10वां क्वेश्चन खत्म यहां पर। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पाम सिवेट क्या है? भारतीय पाम सिवेट क्या है? और ऑप्शन है भाई आपके, एक रात्रि पक्षी, एक भाग भक्षी पशु, या एक मांस भक्षी जानवर, या हम बात करते हैं भाई शाक एवं मांस भक्षी जानवर। शाक एवं मांस भक्षी जानवर। तो भाई जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर हमारा ऑप्शन सी। क्या है भाई? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है कि इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन सी में जो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? एक मांस भक्षी जानवर है। ये क्या है? एक मांस भक्षी जानवर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एक मांस भक्षी जानवर। एक मांस भक्षी जानवर है ये भाई आपने देखा होगा, जैसे कि हम भारत की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि भाई यह जानवर, जहां हम इसे कॉमन पाम सिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग भाई कॉमन पाम सिवेट कहते हैं। इसे हम कॉमन पाम सिवेट कहा जाता है, जो कि एक लोमड़ी की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भाई? यह एक लोमड़ी की तरह दिखाई देता है, और जो कि भारत में नहीं, उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के संपूर्ण भारत में और हमारे एशियाई देशों में पाया जाता है। और यह हमारे एशियाई देशों में पाया जाता है, और जो कि भाई कैसा दिखाई देता है? लोमड़ी की तरह दिखाई देता है। लोमड़ी की तरह दिखाई देता है भाई, लोमड़ी सदृश की तरह ये यहां पर दिखाई देता है। तो यह क्या है भाई? एक जानवर है आपका, जो कि भाई मांस, फल, वृक्ष, पत्ती, फूल, घास सबका सेवन करता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई कैसा जानवर है? सर्वाहारी जानवर है। कैसा है? सर्वाहारी जानवर है ये आपका पाम सिवेट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 आपको दिख रहा होगा भाई आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12, मंडी हाउस क्या है? मंडी हाउस क्या है? प्रश्न है आपका भाई, मंडी हाउस है एक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई मंडी हाउस के बारे में। तो मंडी हाउस का मतलब क्या है यहां पर भाई? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिल्ली का बाजार है, या फिल्म का नाम है, या समाचार एजेंसी है, या इनमें से कोई नहीं है। बेटा इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, दिल्ली का बाजार। ये क्या है? दिल्ली का बाजार है, जो कि दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है आपका, तो भाई इंडिया गेट के पास यह बाजार लगाया जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं भाई? मंडी हाउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंडी हाउस कहा जाता है। मंडी हाउस इसे कहा जाता है जो कि दिल्ली का बाजार है। ये आपका दिल्ली का बाजार है जिसे हम मंडी हाउस कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 12 यहां समाप्त होता है। और ये प्रश्न भाई आपके, ये प्रश्न जो है आपका आरआरबी रांची में पूछा गया था वर्ष 2005 एएसएम के एग्जाम में। किसके एग्जाम में पूछा भाई? एएसएम के एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई आपको अगर एएसएम बनना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एएसएम बन पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्लर्क भी नहीं बनोगे। समझ में आ गया? तो भाई मेहनत करनी है और अच्छे प्रकार से मेहनत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 क्या कहती है कि भाई कावेरी जल विवाद, हमारा जो कावेरी जल विवाद है या कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया है? भाई हमारा जो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, 2 जून 1990 में। यानी भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, भाई केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, इनके बीच में कावेरी जल विवाद है। क्या है? कावेरी जल विवाद। तो भाई इस कावेरी जल विवाद को रोकने के लिए 2 जून 1990 में जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और जो कि इस विवाद के निपटारे के लिए बनाया गया है। तो कब बनाया गया है? 2 जून 1990 में हमने इस न्यायाधिकरण को बनाकर के तैयार किया है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका प्रश्न का उत्तर पता होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि भाई दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो भाई सभी को पता है दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है। जल्दी से बताएं भाई इसकी राजधानी क्या है? दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सिलवासा। ऑप्शन डी सिलवासा, ऑप्शन डी सिलवासा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका भी उत्तर बताएं भाई। उत्तरांचल राज्य की राजधानी क्या है? उत्तरांचल राज्य की राजधानी क्या है? उत्तरांचल, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए देहरादून। क्या है? देहरादून, ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ए देहरादून जो है कि भाई उत्तरांचल की राजधानी है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? झारखंड की राजधानी बतानी है। भाई क्वेश्चन छोटा है, झारखंड की राजधानी तो रांची है। क्या है भाई? रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन
बी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपुरा राज्य की राजधानी, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है भाई? ऑप्शन सी अगरतला। क्या है भाई? अगरतला। देखिए बेटा प्रश्न आपको जो है कि सिंपल लग रहा होगा, ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल्स में दे करके जाता हूं तो यही प्रश्न आपका टफ लेवल पर हो जाएगा कि भाई अगरतला को हमने राजधानी क्यों बनाया, सिलवासा को हमने राजधानी क्यों बनाया। तो ऐसे कई सारे डाउट्स होंगे आपके, तो वो मैं नेक्स्ट अगली क्लास में कवर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा एक वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें कि भाई पूरी तरीके से जो है कि पूरा सिस्टम होगा राजधानी और मुद्राओं से रिलेटिव, जिस पर कि हम भारत की राजधानी की बात करेंगे, जितने भी सिटी हैं, जितने भी स्टेट हैं, सभी की राजधानियों की बात करेंगे, क्योंकि राजधानियों से वही क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न जो है कि बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि भाई मणिपुर की राजधानी क्या है? दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है भाई? दिसपुर है, इम्फाल है, अगरतला है, कोई नहीं। सिंपल सा प्रश्न है भाई, सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? इम्फाल राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका इम्फाल, ऑप्शन बी राइट आंसर है इम्फाल। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल, सही आंसर है इसका भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है भाई कि भारत का 24वां राज्य कौन सा बना है? भारत का 24वां राज्य कौन सा बना है? जल्दी से बताएं भाई 24वां राज्य कौन सा बना है इसमें? भारत का 24वां राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो भाई अब ये मुझे ये भी बता दीजिए कि भाई अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बना है? राज्य जो है कि ये कब बनकर के तैयार हुआ है? 24वां राज्य किस तिथि को बनकर के तैयार हुआ है? तो भाई 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो है कि भारत का 24वां राज्य बनकर के तैयार हुआ। कौन सा राज्य बनकर के तैयार हुआ है? 24वां राज्य बनकर के तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 दिख रहा होगा आपको भाई स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 20, उड़ीसा राज्य अपने स्वरूप में किस सन में आया? यानी कहने का मतलब यह है कि भाई उड़ीसा राज्य जो है कब राज्य बनकर के तैयार हुआ है, किस वर्ष में राज्य बनकर के तैयार हुआ है, किस सन में बनकर के तैयार हुआ? तो भाई 1936 ईस्वी को बनकर के तैयार हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी 1936 में बनकर के तैयार हुआ है, और जो कि आपके बंगाल राज्य से विभाजित होकर के बनकर के तैयार हुआ है। किस राज्य से अलग हुआ है भाई? बंगाल राज्य से अलग होकर के आपका उड़ीसा राज्य बनकर के तैयार हुआ है, उड़ीसा। तो वर्तमान में भाई नाम क्या है इसका? ओडिशा नाम है, जो कि वर्ष 2003 में इसे चेंज किया गया था। बनकर के कब तैयार हुआ उड़ीसा भाई? 1936 में बनकर के तैयार हुआ। अगर हम प्राचीन इतिहास में पहुंच जाते हैं तो इसे हम कलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आप सभी लोग बने रहिए क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।